हिस्सा दो मक्का किस नंबर 11। शक अमूमन पहुंचता है तब्दीली से ज़रा पहले, जब हर शय तबाह हो रही होती है और दुनिया जी वीरान सी लगने लगती है। शक तुम्हें आधी रात को जगा देता है। शक तुम्हें तब तक झंझोड़ता है जब तक तुम जान ना पाओ कि क्या गलत है। शक एक आवाज़ है, सर तो सफाक, मंतिक के ज़रिए तुम्हारा मजाक उड़ाती हुई, तुम्हें खुद को नादान महसूस करवाती हुई। शक को परवाह नहीं होती कि वो कब और कहाँ ज़रब लगाता है। अल्फाज हथियार बन जाते हैं और ख्यालात नेज़े। शक तुम्हारा दिल तोड़ देता है और तुम्हारा सांस रोक लेता है और तुम कहते हो कि मुझे ना बताओ मौजूदों के बारे में, मैं यकीन नहीं कर सकता जब तक मेरी आंखें देख ना लें। कई बरस पहले एक दफ़ा का जिक्र है कि वो सरमा की एक यकबस्ता रात थी। कंट्री साइड की तरफ बर्फबारी के बाईस सफ़ेद हो रहे थे। इन के दरमियान में एक लकड़ी का कॉटेज दिखाई देता था जिसकी खिड़कियां रोशन थी और चिमनी से धुआं निकल रहा था। इस खिड़की से अंदर झांको तो सिटिंग रूम में एक बड़ा सा आतिशदान बना था जिसमें आग जा रही थी। लकड़ियों के लगने की बू में ब्राउनीज के गीले मेज़े की महक भी शामिल हो गई थी। आतिशदान के करीब एक कॉर्नर लैंप जला था जिसके साथ एक स्याह विंग चेयर रखी थी। माहिर इस पर यूं बैठा था कि पैर लंबे करके ओटोमन पर रखे हुए थे, घुटनों पर कंबल डाल रखा था और हाथ में एक तबीज़ किताब थी। इसके सिगार का बॉक्स करीबी मेज़ पर रखा था। दफ्तर उससे किताब चेहरे के आगे से हटाई, निगाहें किचन काउंटर की तरफ बुलंद हुई। मैंने तुम्हारी नैनी का बंदोबस्त कर लिया है लाली। किचन काउंटर पे बैठी हलाल की इस तरफ पूछती। लंबे घुंघराले बाल खुले थे। वो गोद में रखे एक बॉक्स का गिफ्ट रैपर उतारी थी। इस बात पे वो चौंक के गर्दन मोड़ी, भूरी आंखों में हैरत आ रही। नैनी, लेकिन मामा और पापा ने मना कर दिया था। वो उदास हुई, रैपर अलादा करते हुए हाथ सुस्ते। हलाल का नाम नाली कब से हुआ और उसको नैनी क्यों चाहिए। एप्रन पहने, पौने बनाए, जो कि ब्राउनीज का मेज़ा मिक्स करता बीर पर पलटा और अजनबी से बारी बारी दोनों को देखा। पार्क में सब बच्चों के निकनेम है और सबके पास नैनी होती है, मुझे भी चाहिए। वह ब्रू इकट्ठी करके खफकी से कहती, वापस अपना गिफ्ट खोलने लगी। वापस अपना गिफ्ट खोलने लगी। बीरबल ने माहिर को देखा, उसने कंधे झुका दिए। हलाल को जो चाहिए वो हम इसको ले देंगे। वापस किताब चेहरे के सामने कर दी। अगर मैंने ये फरमाइश की होती तो माहिर फरीद का जवाब होता कि अपना पार्क बदलो। वो जल के कहता, ओवन की तरफ बढ़ गया। किचन में बनी चौड़ी खिड़की के बाहर सफ़ेद रात फैली थी। बर्फ़ के नन्हे नन्हे गाले गिरते दिखाई दे रहे थे और आसपास भी दूर तक बर्फ़ पड़ी थी। शहर से दूर मज़ाफ़ात में बना एक छोटा सा लकड़ी का वेकेशन हाउस था। ये क्या है माहिर भाई? ये क्या है माहिर भाई? रायशी कागज़ उतार के उसने अंदर मौजूद डब्बा निकाला और नासमझी से उसे देखा। पहली दफ़ा माहिर अफंदी ने अपनी बहन को कांडेल के अलावा कुछ दिया था। हम भी देखें, वो शायद जला कट्टा लग रहा था। एक अफसोस भरी नज़र अपने गिफ्ट पर डाली जो एक तरफ रखा था, एक बहुत खूबसूरत और कीमती डॉल। हलाल ने उसे देख के ठंडी सांस भरी और मलामती नज़रों से उसे देखा। हलाल अब डॉल से नहीं खेलती, हलाल बड़ी होगी। तब से बीरबल फरीद का सदमा कम नहीं हो रहा था। हलाल सर झुकाए बॉक्स खो रही थी। काउंटर से उसके पैर नीचे लटक रहे थे और बाल चेहरे के दाएं बाएं गिर रहे थे। म्यूज़िक बॉक्स, उसकी आंखें चमकी। वो एक म्यूज़िक बॉक्स था। टावर के ऊपर एक सुनहरी चोटी वाली लड़की बैठी थी। इसके बाद टावर की बुनियाद को छू रहे थे। हलाल ने उंगली उसके बालों पर फेरी, आंखों में चमकदार आई। फिर उसने चाबी घुमा के छोड़ दी। हैप्पी बर्थडे टू यू। टावर गोल गोल घूमने लगा और धुन सुनाई देने लगी। उसने मुड़ी हुई पलकों वाला चेहरा उठा के विंग चेयर पर नीम दराज किताब पढ़ते माहिर को देखा। ये रैपुंज़ल है ना? किताब पढ़ते हुए झुकी आंखों से मायने इस बात को सर में जम थी, लबों पर मुस्कुराहट थी। टेक्निकली ये भी एक डॉल है। बीरबल जता के पैर पटकता आगे बढ़ गया। क्या आप मुझे रैपुंज़ल की कहानी सुनाओगे? अब काउंटर पर रुख मोड़ के बैठी माहिर को देख रही थी। जस्ट वास्ट टैंगल्ड। बीरबल की जटी गटी बड़बड़ाहट ऊंची थी। वो डिज्नी विजन है, मैं तुम्हें असल विजन सुना सकता हूँ। उसने किताब ले रहे। हिलाल की आंखें चमकी। उसने म्यूजिक बॉक्स काउंटर पर रखा और जस्ट लगा के नीचे उतरी, फिर भाग के उसकी विंग चेयर तक आई। माहिर ने कंबल हटाया, इसके लिए जगह बनाई। वो सोफे के बाजू और इसके कंधे के दरमियान फिट होकर बैठ गई और सर उसके कंधे पर रख लिया। ब्रदर्स ग्रिम्स का विजन कदरे तल्ख है, सुनोगी? उसने किताब दोनों हाथों में पकड़ रखी थी, ऐसे कि एक बाजू हलाल के गिर्द से गुजार रखा था। उसने झट सर ऊपर नीचे हलाया। कई बरस पहले एक दफ़ा का जिक्र है। सारी कहानियाँ ऐसी ही क्यों शुरू होती हैं? क्योंकि राइटर हमें यह नहीं बताना चाहता कि वाक़या कब पेश आए। उसने किताब का सफ़ा पलटाया। रापुंज़ल की कहानी शुरू हुई थी ख्वाहिश से। रियली? माहिर फरीद अमेज़ा मिक्स करते बीरबल ने सर उठा के उसे घूरा, लेकिन वो उसकी तरफ मुतवज्जो ना था। वो किताब से पढ़कर सुना रहा था और हलाल उंगली पर घुंघरैली लटपेटी छत को देख रही थी जहाँ आतिशदान से जलती आग का साया पड़ रहा था। एक औरत और उसके शोहर को एक बच्चे की ख्वाहिश थी, लेकिन इनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी। इस जंगल बियाबान में सालगिरह मनाने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ बेकिंग का मुकम्मल सामान तक नहीं है। वह बड़बड़ाते हुए कैबिनेट्स खोल बंद कर रहा था। इनके घर के अगली खिड़की से एक बागीचा दिखाई देता था जो खूबसूरत फूलों और जड़ी बूटियों से भरा था। वह एक जादूगरनी का बाग था। जादूगरनी क्या होती है? एक ऐसी औरत जो जादू करके लोगों की जिंदगियां खराब करती है। क्या जादू वाकई होता है? उससे माहिर को देखते हुए पलकें चिपकाई। नहीं, सिर्फ कहानियों में होता है। वो धीरे से हंस दिया।
ये सियाह घोड़े के मुजस्मे से बहुत पहले की बात थी। एक रोज़ उस औरत ने देखा कि जादूगरनी के बाग में एक खूबसूरत रापुंज़ल उगा है। रापुंज़ल एक पौधे का नाम था। इसके अंदर इस ममनुआ पौधे को खाने की ख्वाहिश पैदा हुई और उसने अपने शोहर से कहा कि इसे रापुंज़ल खाने को ना मिला तो वो मर जाएगी। क्या वो वाकई मर जाती? वो उसके कंधे पर सर रखे निगाहें छत पर नाचते साए पे जमाई हुई थी। नहीं, इंसान किसी के लिए नहीं मर सकता, बस उसकी ख्वाहिश जब हद से बढ़ जाए तो वो बड़ी होकर दिखाई देने लगती है। बीरबल ने अमेज़ा बेकिंग डिश में उंडेलते हुए एक अफसोस भरी निगाह उस पर डाली और ब्रादर ऑफ द ईयर का अवार्ड माहिर फरीद के नाम हुआ। फिर क्या हुआ? शोहर ने जादूगरनी के बाग से रापुंज़ल तोड़ के उसे ला दिया। कुछ दिन बाद उससे फिर वही ख्वाहिश थी। इस दफ़ा शोहर बाग में दीवार फांद के गया तो सामने जादूगरनी खड़ी थी। वो पकड़ा गया। हलाल ने अफसोस से दाएं बाएं सर हिलाया। वो अब भी छत को ही देख रही थी। उसने जादूगरनी की मिन्नत की कि रापुंज़ल के बगैर उसकी बीवी मर जाएगी। इस पर जादूगरनी ने कहा कि वो जितने चाहे रापुंज़ल तोड़ के खा ले, बदले में इन्हें अपना बच्चा उसको देना होगा। अपनी जान बचाने के लिए उसने जादूगरनी से डील कर ली। डिज्नी विजन में बच्ची अगवा हुई थी। बीरबल खंकारा, लेकिन वो दोनों इसकी तरफ मुतवज्जो ना थे। जब इनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई तो जादूगरनी उसको लेने आ पहुंची। इन मियाँ बीवी ने खुद अपनी बच्ची उसको दे दी। बीरबल पहलुओं पर हाथ रखे खड़ा अफसोस से देख रहा था। बच्चों को ब्रादर्स क्रीम्स का विजन कौन सुनाता है? जादूगरनी ने उसका नाम रापुंज़ल रखा और सूरज तले रहने वाली लड़कियों में सबसे खूबसूरत लड़की थी। वो किताब से पढ़ रहा था। हलाल की आंखें काउंटर टॉप पर रखे म्यूजिक बॉक्स पर जमी थी। उसने रापुंज़ल को एक टावर में कैद कर दिया जिसकी कोई सीढ़ी या दरवाज़ा ना था, सिर्फ एक खिड़की थी। रापुंज़ल टावर में कैद क्या करती थी? वो पेंट करती थी और खिड़की में बैठ के गुनगुनाती थी क्योंकि वो बोर होती थी और उसके पास इंटरनेट नहीं था। बीरबल का केक ओवन में था और वो काउंटर से टेक लगाए खड़ा कीना तो उस नज़र से माहिर को देख रहा था। हलाल ने पहली दफ़ा नज़रों का रुख मोड़ के बीरबल को देखा। वो बोर नहीं होती थी। वो गुनगुना के अपनी माँ को बुला रही थी। माहिर ने किताब के सफ़े पलटाए, फिर नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, कहानी में उसकी माँ का जिक्र नहीं है। वो अपनी माँ को बुला रही थी। वो ज़ोर देकर बोली। कुछ था उसके अंदाज में जो माहिर चौंके से देखने लगा। ऐसे क्यों कह रही हो? हलाल अपनी मुड़ी हुई पलकों वाली आंखों से चंद लम्हे उसे देख रही। मेरी नैनी कौन है? इसका सवाल गैर मुतवक्का था। माहिर ने किताब का सफ़ा मोड़ा और गहरी सांस ली। वो झील के किनारे एक छोटे से घर में मुकीम है, इस शहर में जहाँ मैं रहता हूँ। वो तुम्हारे सब कामों की जिम्मेदार होगी। मौजूदा दिन। सफ़ेद और गुलाबी कमरे की दीवारें खामोशी से उसे देख रही थी। वो स्टडी चेयर पर बैठी म्यूजिक बॉक्स पर सर झुकाए रापुंज़ल के बालों पर उंगली फेरी थी। दफ्तन कदमों की आवाज़ सुनाई दी। व्हील चेयर के पहिए, मानूस खुशबू। उसने रुख पूरा मोड़ लिया। अब उसकी आवाज़ दरवाजे की तरफ पहुंचती और म्यूजिक बॉक्स हाथ में उठा रखा था। लॉक खुलने का क्लिक सुनाई दिया, फिर दरवाज़ा पूरा खुलता चला गया। कैसी हो? लाल चौकट से नगीना बेगम की व्हील चेयर अंदर आती दिखाई दी। अंदर आने उसे दिखे रही थी। साथ एक शलवार कमीज़ और बास्केट वाला आदमी था जिसकी स्याह मूछें थी और गाल पर एक मोटा सा तिल था। जब वो तीनों अंदर दाखिल हो गए तो आदमी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। म्यूजिक क्यों बजाती हो? नगीना बेगम सर पर सफ़ेद दुपट्टा लिए तस्बीह हाथ में थामे मुस्कुरा के नरमी से पूछ रही थी। इसने जवाब नहीं दिया। सर झुकाए रापुंज़ल की लंबी छोटी उंगली पर लपेट गई। कितने अच्छे तरीके से रहती हो? नगीना बेगम ने इतराफ़ में निगाहें दौड़ाई। कितनी अच्छी बेटी हो, इतनी साफ़ सुथरी, इतनी प्यारी। म्यूज़िक क्यों बजाती हो? हलाल ने म्यूज़िक बॉक्स गोद में रख लिया और बाजू सीने पर लपेट लिया। इसकी आंखें बॉक्स पर झुकी थी। मुझे ये बॉक्स मशकूक लगता है सरकार, ये कुछ गलत कर रही है। दिल वाला आदमी नापसंदीदी से इसकी कुर्सी की पुश्त को देख रहा था। वो अपनी माँ को बुला रही है। नगीना बेगम ने व्हील चेयर का बटन दबाया और चंद कदम आगे से रखा। इंदिरानी ने चेयर के हैंडल को छोड़ दिया। लेकिन तुम्हारी माँ तो मर चुकी है लाल, क्या फ़ायदा म्यूजिक बजाने का? उन्होंने नरमी से उसके घुंघराले बालों पर हाथ फेरा। और रहे तुम्हारे भाई, तो वो भी तुम्हें बुला के अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो चुके हैं। हलाल खामोशी से अब दीवार को देख रही थी। चेहरे पर कोई तासुर ना था। लेकिन एक बात तुमने मुझे कभी नहीं बताई। वो उसके घुंघराली निटों को हाथ में लिए देख रही थी। तुम्हारी नैनी कौन थी? हलाल की भूरी आंखें दीवार पर जमी थी। इनमें कोई जज्बा ना था। वो तुम्हारे साथ खोई थी, ये तुम्हारे भाई ने कहा है, लेकिन मुझे उसके अल्फाज का भरोसा नहीं है। वो धीरे धीरे कह रही थी। अंदर आने और बाद में नागवारी से कुर्सी पर रुख मोड़े बैठी हलाल को देख रहे थे। तुम्हारी नैनी के साथ हमने कुछ नहीं किया। फिर वो कहाँ गई? मेरे अंदाजे के मुताबिक उसको तुम्हारे भाई ने छुपा रखा है। कहाँ, ये तुम मुझे बताओगी? दिल वाले आदमी ने बेचैनी से पहलू बदला। आप नरमी कर रही हैं, सख्ती से काम लें तो ये 1 मिनट में नहीं। वलायत सबसे पहले रैश शुरू हुई थी। दीवार को देखती हलाल के लफड़ पड़ाए। वो तीनों चौंके से देखने लगे। फिर बाजुओं पे नील के निशान उभरने लगे। लम्ब, सूजन। इंदिरानी और वलायत ने नासमझी से एक दूसरे को देखा, लेकिन नगीना बेगम की मुस्कुराहट गायब हो गई। इनका बायां हाथ बेख्तियार अपने दाएं बाजू पर रेंग गया। फिर तुम रातों में अचानक बेदार होने लगी, ऐसे कि तुम पसीने में नहाई होती थी। तुम्हें सांस चढ़ने लगा और हर वक्त जिस्म पर खारिश रहने लगी। उसके लब फिर रहे थे, आंखें खला में कुछ देख रही थी। तुम्हारी हड्डियों में दर्द रहने लगा क्योंकि वो तुम्हारी हड्डियों के अंदर था। उसने गर्दन जरा सी मोड़ी, ऐसे कि नगीना बेगम उसका नेम रुख देख सकती थी। कैंसर। इंदिरानी ने बरहमी से उसे घूरा, लेकिन वो यकटक उसे देख रही थी। वो अब भी तुम्हारी हड्डियों में है और बढ़ता जाएगा। तुम्हारा जिस्म ठंडा पड़ने लगेगा, हर वक्त खारिश होगी, भूख नहीं लगेगी, तुम्हारा सांस मुश्किल हो जाएगा और फिर
इसी तरह तुम मर जाओगी। उसके लहजे का सर्दपन नगीना बेगम के खून को मंजमद कर रहा था। तुम्हारी नैनी कहाँ है हलाल? वो बोले तो आवाज़ कब कपाई थी। हलाल ने चेहरा वापस दीवार की तरफ मोड़ लिया। अब उसके लब बंद थे। ये माहिर फरीद की कोई चाल हो सकती है। हो सकता है कि वो नैनी मर चुकी हो। वलायत ने सर झुका के नापसंदीदगी लेकिन ताज़ीम से कहा, मोकल क्या कहते हैं सरकार? इंदिरानी ने सवाल दागा। नगीना बेगम ने गहरी सांस ली। अगर वो कम-अक्ल इस काबिल होते तो आज सारी दुनिया पे हमारी हुकूमत होती। अंदाज में अफसोस था। वो इतना बताते हैं जितनी उनकी अक्ल और समझ में आती है। वो कहते हैं कि हलाल के पास एक नैनी थी। वो कौन है, कहाँ है, वो नहीं जानते। सिर्फ हलाल जानती है या माहिर? उसका पूरा नाम जाने बगैर वो कुछ नहीं बता सकती। फिर उन्होंने हलाल के सर की पुश को देखा। हलाल, सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकती हो। मुझे इसके बारे में बताओ। कमरे में सर सी खामोशी चाहिए थी। चल लम्हे यूं ही गुजर गए। सिर्फ इन 4 अफराद के तनफ़ुस की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर नगीना बेगम ने इंदिरानी को इशारा किया। वो इनकी व्हील चेयर मोड़ने लगी। वो इस शहर में रहती है जहाँ मेरा भाई रहता है। व्हील चेयर चलाती इंदिरानी रुक गई। वलायत ने भी चौंक के देखा। झील के करीब एक छोटे से घर में अकेली तनहा। वह कुर्सी को मोड़ के स्टडी टेबल तक ले और म्यूजिक बॉक्स में इस पर रखा। उसने अभी तक आंखों का रुख इनकी तरफ नहीं किया था। नगीना बेगम के लबों पर मुस्कुराहट तारे। उन्होंने इस बात में सर हिलाया। मैं इसे ढूंढ लूंगी। वलायत तहक्कुम से आवाज़ दी। वो फौरन झुका। जी सरकार, हलाल सच बोल रही है, इसलिए आज से तुम हलाल का दरवाज़ा लॉक नहीं करोगे। अगर वो इन लोगों के पास वापस जाना चाहे जो उसको भुला चुके हैं तो इसकी मर्जी है। हलाल आज़ाद है। हलाल अब सर झुकाई म्यूजिक बॉक्स के टावर पर उंगली फेर रही थी। अगर वो भाग गई तो? दरवाज़ा बाहर से बंद करते वलायत का हाथ लाख तक गया। फिर उसने हाथ नीचे गिरा दिया। अंदाज में फिक्रमंदी थी। बेफिक्र हो, हलाल कभी नहीं भागेगी। नगीना बेगम मुस्कुरा के बोली। वो मुतमईन थी। अंदर से एक दफ़ा फिर से म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देने लगी। इंदिरानी इनकी व्हील चेयर धकेलती अब दूर ले जाए थे। वलायत तशवीश से खड़ा इनको जाते देख रहा था। हैप्पी बर्थडे टू यू की ट्यून अब दम चुकी थी। अलबत्ता मोबाइल स्क्रीन पर मोहित का मैसेज हनूस जगमगा रहा था। ये अचानक से शादी का क्या किस्सा है मोहित? घर वापस आते ही मोहित को कॉल करने से पहले उसने 3 गहरे सांस लिए थे। इस वक्त मोहित पे बेइंतहा गुस्सा आ रहा था, लेकिन सांसों ने गुस्से को दबा दिया। जमाला ने उसे कॉल मिलाई तो लहजा नर्म और पुरसुकून था। वो मेरी क्लास फेलो है शफक, माँ की डेथ पर भी घर आई थी। वो कदरे खिस्साया हुआ सा था। तुमने मलवाया होता तो मुझे याद आता। वो हमारे ग्रुप के साथ फेलोशिप के लिए इस्तांबुल आई थी। अब उसके दादा बहुत बीमार हो गए हैं। वो चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए। इमरजेंसी में सब कुछ हो रहा है। उसकी फैमिली यहीं आ रही है निकाह के लिए। तुम लोग पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे? वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? यार, हमारा सिंगल एंट्री वीज़ा है। फेलोशिप दरमियान में नहीं छोड़ सकते। वो कदरे जिद हुआ। उसकी फैमिली को यही बेहतर लगा था। और तुम्हारी फैमिली, इनको बुलाना है या इनके बगैर हो जाएगा निकाह? उसकी आवाज़ में दृष्टिदार आई। माला यार क्यों इतनी टिपिकल हो रही है? वो झिला गया। तुम खुद तुम और माही अपनी ज़िंदगियों में सेट हो। तुम दोनों ने अपनी मर्ज़ी से शादी की। अब तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए। उम्मीद हमारी शादियाँ हमारे कल्चर को सामने रख हुई थी। ऐसे नहीं कि फ़ोन पर इतला दे दी कि हम सपोर्ट तब करें जब तुम हमें कुछ बताओ तो सही। तुमने हमें एतमाद में लिए बगैर सब तय कर लिया। यार बता रहा हूँ ना, मजबूरी है। वो धीमा पड़ा। माही गुस्सा करेगी जानता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। माला ने गहरी सांस ली। बहुत सा गुस्सा सांस के साथ हजाम में गायब हुआ। मेरे पास तुम्हारे सपोर्ट के सिवा क्या ऑप्शन है मोहित? यानी तुम आओगी वजह से खुश है? ज़ाहिर है हम आएंगे। अब तुम माही से बात करो। ताकीद करके उसने फ़ोन रख दिया। सर में दर्द होने लगा था। अपार्टमेंट में खामोशी छाई थी। ज़ियाद अभी घर नहीं आया था। वो वहीं लाउंज में बेचैनी से चक्कर काटने लगी। मोहित आज से 20 दिन बाद की तारीख का कह रहा था। शुक्र है कि इसके पास अमेरिकी वीज़ा था जिसकी बिना पर वो तुर्की का ई वीज़ा आधे घंटे में ले सकती थी। लेकिन ज़ियाद को वीज़ा अप्लाई करना होगा। उसे याद था कि जब माँ की ज़िंदगी में नगीना आंटी के इनके घर आई थी तो उन्होंने बातों बातों में ज़ियाद की मंगेतर सबरीना की मौत का जिक्र करते हुए बताया था कि ज़ियाद इस वक्त यूके नहीं जा सका था क्योंकि उसके पास यूके का वीज़ा नहीं था। वो इस वक्त डाइनिंग रूम में खाना लगाते हुए उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। ये बात जहन में रह गई थी। तुर्की का वीज़ा लगने में 2 हफ्ते लग ही जाते हैं। अगर ज़ियाद का वीज़ा ना आया तो? वो टहलते टहलते रुक गई। उसका अमेरिकी वीज़ा कई बरस पहले लगा था। वो 5 साल का वीज़ा था। इसकी एक्सपायरी डेट आने में 6 माह से कम अरसा हुआ तो उसका तुर्किश वीज़ा नहीं लग सकेगा। वो तेज़ी से कमरे में अलमारी खोली। अंदर एक लॉकर नस्ब था जिसमें ज़ियाद और वो अपने पासपोर्ट रखते थे। पासवर्ड उसे मालूम था। उसने जल्दी से हिंद से दबा के लॉकर खोला। उसका सब पासपोर्ट पतला सा था। ज़ियाद के 3 नए पुराने पासपोर्ट एक साथ अटैच थे। उसने तेज़ी से अपना पासपोर्ट निकाला और सफ़े पलटाए। अमेरिकी वीज़े की मियाद देखी, फिर गहरी सांस ली जिसकी एक्सपायरी में अभी बहुत वक्त था। माला ने एक सफ़ा पलटा। इसका गैर इस्तेमाल शुदा कैनेडियन वीज़ा वहाँ मौजूद था। लबों पर उदास मुस्कुराहट आ रही। माँ और उसने माही के बच्चे की पैदाइश पर वैनकूवर जाने के लिए ये वीज़ा लगवाया था, लेकिन न जाने अब वो इसे कभी इस्तेमाल कर भी सकेगी या नहीं। उसने अपना दुबला पतला पासपोर्ट वापस रखा। फिर नज़र ज़ियाद के पासपोर्ट्स पे पड़ी। 3 पासपोर्ट एक साथ अटैच थे। गालिबन वो बहुत ट्रैवल करता था या इसकी एक्सपायर्ड पासपोर्ट्स में कुछ तवील दुरानिये के वीज़े होंगे। उसने यूं ही वो पासपोर्ट उठाए, सफ़े पलटाने लगी। शायद ज़ियाद के पास अमेरिकी या शेखियन वीज़ा हो जिसकी बिना पर वो तुर्की का ई वीज़ा फ़ौरन हासिल कर सके।
अगले ही लम्हे उसके अब्रू ताज्जुब से कटे। उसने सफ़ात आगे पीछे उल्टाए। ज़ियाद के पास अमेरिकी वीज़ा था, उसके पास शेखन वीज़ा भी था और उसके पास 10 साल का यूके का वीज़ा भी था जो 6 बरस पहले लगा था। वो एक एक करके सफ़ात पलटाती कि बहुत से ममालिक में दखोल और खरोज के वक्त की लगी मोहरें अपनी तारीखों के साथ रकम थी। ज़ियाद इतना सफ़र करता है उसे मालूम ना था, लेकिन यह बात इतनी काबिल हैरत ना थी। वो यूके की एंट्री और एग्जिट की मुख्तलिफ तारीखें दे सकती थी। सबरीना की मौत जिस साल हुई थी उस साल ज़ियाद 3 दफ़ा यूके गया था। वो अजनबी से पासपोर्ट देख रही थी। उसने मालदीव या सऊदीया की फ़्लाइट्स के दौरान कभी ज़ियाद का पासपोर्ट अंदर से नहीं देखा था। कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, ना कभी ज़ियाद ने उसके सामने पासपोर्ट खोला था। बैरूनी दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ आई तो वह चौंकी, फिर तेज़ी से पासपोर्ट वापस रख के जल्दी जल्दी लाकर बंद किया। दिल एकदम ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो आईने के सामने आ खड़ी यूं ही बालों में ब्रश फेरने लगी। बदिक्कत मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन चेहरे पर छाई तशवीश कम नहीं हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वह शाज लीजिए, मैं कहता अंतर दाखिल हो। उसके कंधे पर लैपटॉप बैग स्ट्रिप से लटका था, आंखों पर ग्लासेस थे। वैसे नरमी से वो इसे देखकर ज़बरदस्ती मुस्कुराई। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? बगौर उसको देखता आगे बढ़ गया। वो आईने में अपना अक्स देखने लगी। ब्रश अभी तक हाथ में था। बिना इजाज़त किसी का पासपोर्ट खोल के देखना गैर अखलाकी हरकत है कशमाला मुबीन। उसके दिल ने मलामत की। शायद नगीना बेगम को गलत फहमी हुई। बूढ़ी बीमार औरत ऐसी तफसीलात पूछ सकती है, लेकिन दिमाग ने सरगोशी की। वो दिन याद है जब तुमने कैफ की कार से निकलने के बाद उसका वॉलेट खोला था। दिल ने तब भी मलामत किया था और तुमने तब भी दुरुस्त किया था। वो कैफ उसके दिल में थक कर जैसे हाथ जोड़े। तुमने मेरे एतबार को डैमेज कर दिया है, अब मैं किसी पर भी एतबार नहीं कर सकूंगी। वो ऐसे नहीं किया करती थी। ओशन में किसी मुलाजिम पर शक होता कि वो बेईमानी कर रहा है तो वो इसकी जासूसी नहीं करवाती थी। पीठ पीछे इसके बारे में इंक्वायरी नहीं करती थी। वो इसको अपने ऑफिस में बुलवा कर उसकी आंखों में देख कर बात करती थी, फिर उसको छुट्टी पर भेजकर उसकी मुकम्मल इंक्वायरी करती थी। अगर वो सच्चा साबित हुआ तो काम पे वापस आ सकता था, नहीं तो उसकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता था। उससे ये खुफिया खेल नहीं खेले जाते थे, लेकिन इस एक शख्स ने एतबार ऐसा तोड़ा कि सब कुछ बदल गया था। इस्तांबुल में शादी, वो भी 20 दिन बाद। अच्छा मजाक है भाई। ज़ियाद का सुनते ही मूड एकदम ऑफ हुआ। भाई है मेरा, मुझे जाना ही होगा। वो 4 अफराद की डाइनिंग टेबल पे बैठे थे जो किचन में रखी थी। इनके सामने टेक आउट की बॉक्सेस में चावल मुर्गी का एक पकवान सजा था और साथ छोटी डब्बियों में तहनीता और सल्ता हारता सॉस रखी थी। वो चावलों और रोस्ट चिकन से उठती महक से बेनियाज बगौर ज़ियाद के चेहरे के बिगड़े तासुरात देख रही थी। मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, पहले ही इतने दिन मालदीव में ज़ाया हो गए। ज़ियाद ने चम्मच नीचे रख दिया। वीकेंड पे है शादी। अरबों का वीकेंड जुम्मा हफ्ता होता है। शादी इतवार को है। हम जुमेरात की रात जाके इतवार की रात आ जाएंगे। एक इतवार की छुट्टी तो मिल जाएगी। वैसे भी आप ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम करते हैं। वो चेहरा झुकाए चावलों के किनारों पर सफ़ेद तहनीता डाल रही थी। ज़ियाद ने बेचैनी से पहलू बदला। मोहित को समझना चाहिए कि हर कोई इतनी इमरजेंसी में नहीं आ सकता। मैं जा सकती हूँ, मेरी कोई जॉब है ना मजबूरी। जद्दा से इस्तांबुल 3 घंटे की फ़्लाइट है बस। अमेरिकी वीज़ा की वजह से मुझे ई वीज़ा भी मिल जाएगा। अलबत्ता आपको शायद वीज़ा अप्लाई करना पड़े। उसने आंखें उठाकर बकौर ज़ियाद को देखा। वो सर झटक के चावलों में चम्मच चलाने लगा। वीज़ा आने में भी 2 हफ्ते लग जाते हैं। खफकी से बड़बड़ाया। माला रुक के उसे देखने लगी। वो एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर था। क्या उसे मालूम ना था कि तुर्की के फौरी ई वीज़ा के लिए जो 3 बड़े वीज़े चाहिए थे वो उसके पासपोर्ट में मौजूद थे? क्या इसे ज़ियाद से पूछना चाहिए? अंगूठी वाले वाकई की तरह वो पूछने पर एक सफाई दे देगा और मुतमईन हो जाएगी? नहीं, उसे खामोशी से इंतज़ार करना चाहिए। आप छुट्टी अप्लाई तो करें। उसने सुर्ख टमाटर पे से बनी सलता हारता सास की डब्बी उसकी तरफ बढ़ाई। ज़ियाद ने उसे नहीं छुआ। बिना किसी सास के अपने भूरे चावल खाता रहा। उसके जहन जैसे बढ़ चुका था। आप जानते हैं कि मुझे ट्रैवल का कितना शौक है। इस बहाने हम इस्तांबुल भी देख लेंगे। मेरी माली हालात ऐसे नहीं है कि मैं हर महीने तुम्हें एक इंटरनेशनल ट्रिप पर लेकर जाऊं। हम अभी मालदीव से होकर आए हैं। फिर एक नया इंटरनेशनल ट्रिप, वो नागवारी से बोला। माला चौंकी उसे देखने लगी। उसके पासपोर्ट के मुताबिक वो हर 1-2 माह बाद किसी दूसरे मुल्क जाता था। वो अफोर्ड कर सकता था। फिर ऐसे क्यों कह रहा था? हमारी माँ नहीं है ज़ियाद, और अब मैं उसकी माँ की जगह पे हूँ। माँ की जगह पे होती तो वह पहले बताता। उसे तुम्हारी कोई खास परवाह नहीं है। वो एकदम तल्ख हुआ। वो मुझे क्या और कितना बताता है? ये हम बहन भाई का मामला है। आपको इसके बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। उसने चावलों की प्लेट बड़े खिसका दी। उसका चेहरा भी बुझ गया था। हनीमून खत्म हो चुका था। हकीकी ज़िंदगी शुरू हो चुकी थी। आई एम सॉरी, मुझे यूँ नहीं कहना चाहिए था। वो धीमा पड़ा। जानता हूँ कि तुम अपने बहन भाइयों को मिस करती हो। यहाँ अकेली हो, घर में बोर होती हो, इसीलिए मैं ज़्यादा दिन बोर नहीं होंगी। डोंट वरी। उसने इसी अंदाज में प्लेट दोबारा करीब की और साथ ज़ोर से प्लेट पर ढेली। टक टक डब्बी झटकी। सास चावलों पर मुंतकिल होगी। वो झुकी आंखों से चम्मच चला रही थी और वो चौंक के उसे देख रहा था। क्या मतलब? वही करूंगी जो हमेशा से करती हैं। मालूम ने चम्मच मुंह में रखने से पहले उसकी आंखों में देखा। काम, जोर देकर बोली। ज़ियाद सुल्तान के चेहरे पर साया सा गुजरा। कंधे ढीले हो गए। काम? यहाँ थूक निकला। मैं एक कैरियर वूमन हूँ ज़ियाद, वो चिकन का पीस तोड़ते हुए कह रही थी। इतने साल इतनी मेहनत से अपना कैरियर बनाया था। ज़हीर ने मुझसे ऑप्शन ले लिया। मेरा तजर्बा नहीं।
माँ की बीमारी के ट्रॉमा और फिर शादी की मसरूफियात में मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे सकी, लेकिन अब मुझे वापस अपनी असल डायरेक्शन में जाना है। मुझे अपना कैरियर फिर से तामीर करना है। तुम जॉब करना चाहती हो? उसने जग से पानी ग्लास में डेला। जॉब या अपना स्टार्टअप? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ज़ियाद ने पानी का घूंट बड़ा फिर खंकारा। हाँ ठीक है, तुम जो चाहो कर सकती हो, लेकिन उसने लहजे को सरसरी बनाया, जैसे अल्फाज तलाश की हों। तुम एक खारजी हो, सऊदी नहीं। तुम्हारा अकामा बतौर मेरी बीवी का, इस पर तुम जॉब नहीं कर सकती। रहा बिजनेस, तो बतौर एक खारजी के तुम शुरू नहीं कर सकती। माला ने जवाब नहीं दिया, वो उसे देखती तवज्जो से सुन रही थी। एक खारजी का कारोबार शुरू करने के लिए सीगा का लाइसेंस चाहिए होता है, जिसकी रजिस्ट्रेशन बहुत महंगी है, बहुत महंगी। अपनी बात रहे, अब वो बेहतर महसूस कर रहा था। फिर खारजी यहाँ बिजनेस कैसे करते हैं? वो किसी सऊदी को अपना पार्टनर बनाते हैं और इसके नाम पर कंपनी रजिस्टर करवाते हैं। वो इनका कफील होता है। एक पाकिस्तान से अभी अभी आई लड़की की कफालत कोई सऊदी नहीं करेगा, और अगर कर भी ले तो वो कंपनी उसकी होगी। पैसा तुम लगाओगे, वो जब चाहे तुम इस कंपनी से निकाल देगा। इसको कानूनन इस बात का हक हासिल है। इसकी भूख वापस आ गई थी। अब वो कस्बा चावल शौक से खा रहा था। आई एम सॉरी कश्माला, मेरी जॉब की वजह से तुम्हें यहाँ सेटल होना पड़ा है, लेकिन तुम बेफिक्र हो, मैं तुम्हें इतना अच्छा लाइफस्टाइल दूंगा कि आप सॉरी क्यों कह रही हैं। वो भी वापस चिकन पीस तोड़ने लगी। ज़ियाद ने चेहरा उठा के से देखा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है कि तुम यहाँ काम नहीं कर सकती। आपने मुझे दो मसले बताए हैं। ज़ियाद नरमी से मुस्कुराए। मैं इस अकामे पर जॉब नहीं कर सकती, यानी कामा ट्रांसफ़र करवाना होगा, और मैं अपनी कंपनी खुद नहीं बना सकती, यानी मुझे एक कफील ढूंढना है। अब तक आपको मालूम हो गया होगा कि कश्माला मुबीन हमेशा कोई हाल निकाल लेती है। सियासुद्दान की भूख दूसरी दफ़ा मरसी की। चावलों का जायका हलक तक कड़वा हो गया। बेदिली से पानी गिलास में उंडेलने लगा। कैफ के मरकजी हाल का मंजर आज कदरे मुख्तलिफ था। एक कोने में वर्कर्स और इलेक्ट्रिशियन कार्ड पे चार्ट में मसरूफ थे। ऊंची सीढ़ी, तारे, नए बल्ब, पेंट का सामान, सब कुछ एक साथ ही होता दिखाई दे रहा था। रेनोवेशन के बायस इस कोने में मौजूद डेस्क हटा दिए गए थे और इनको हाल के दीगर कोनों में फिट कर दिया गया था, जिससे जगह तंग और नाखुशगवार हो गई थी। शबनम का डेस्क भी इज्जत में आ गया था। उसको लिफ्ट के करीब जगह मिली थी और वो माहिर के ऑफिस से काफ़ी दूर हो गई थी। उसकी नई सीट के करीब एक लकड़ी का जीना था, जो ऊपर से बने माहिर के स्टडी नुमा मीटिंग रूम में जाता था। अपने ऑफिस के करीब शोर के बायस ऊपर बैठने पर मजबूर था। शबनम को बार बार सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता, क्योंकि स्टडी रूम उसी फ्लोर की एक्सटेंशन था। वहाँ लिफ्ट नहीं जाती थी, और इस वर्जिश ने उसे सख्त कबीदा खाता कर रखा था। जिस वक्त बीरबल लिफ्ट से बाहर निकला, शबनम बहुत बुरे मूड में थी। मुझे अपना जेब खर्च पूरा चाहिए, उसने कुर्सी खींचते हुए बिना सलाम के कहा। शबनम ने चेहरा उठा के उसे देखा। वो ढिठाई से मुस्कुराया। माहिर बे ने मेरे एक जुर्म की बर्दाश्त में से आधा कर दिया था, वजाहत दी। और तुम इसी आधे जेब खर्च पर 2 माह से गुजारा कर रहे थे। उसने डेस्क कैलेंडर को देखा, और अभी महीने का दूसरा हफ्ता भी शुरू नहीं हुआ। मेरे खर्चे बढ़ गए। वो इसी ढिठाई से मुस्कुराता रहा। शबनम ने ऐनक के पीछे से मशकूक नज़रों से उसे घूरा, जो टांग पर टांग जमाए बैठा बेपरवाह सा लग रहा था। माहिर बे ने मना किया, मैं कुछ नहीं कर सकती। उसका अंदाज दो टोक को सफ़ा चट था। बीरबल ने गर्दन मोड़ के तरफ पर ताराइना नगार डाली। ये रेनोवेशन पर एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हो रहा। बारिश का पानी अंदर आ गया था, दीवार ख़राब हो गई थी, मजबूरी है। हूँ मालूम नहीं किस आर्किटेक्चर फर्म ने इस ऑफिस को डिज़ाइन किया था। उसने तंजिया अंकारा पड़ा। हमने नहीं किया था, हमें ये जगह ऐसी ही मिली थी। अब मैं काम कर लूँ? चटक के जवाब दिया। स्क्रीन की तरह मतवज्जो की, यानी मुझे खुद ही कुछ करना होगा। उसने अफसोस से गहरी सांस खारिज की। शबनम ने शनबे से इसे देखा। तुम क्या करोगे? जवाब में माहिर फिर जगह से उठा और मुस्कुरा के कनपट्टी पर दस्तक दी। इस शैतानी दिमाग में आइडियाज़ की एक ज़रख़ेज़ ज़मीन है शबनम जिम। मैंने खेज अंदाज में मुस्कुरा कर वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। कभी वो आइडियाज़ अपनी बिक्री की तरक्की पे भी खर्च कर लिया करो। उसने पीछे से पुकारा। बीरबल हंसते हुए सर झटकता लिफ्ट में कदम रख रहा था। साथ ही उसने मोबाइल निकाला और उसकी तरफ पलटा। वो गौर से उसे देख रही थी। उसने मुस्कुराकर एक आंख बंद की और मोबाइल पर चेहरा झुका लिया। लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए। कश्माला मुबीन। बीरबल फरीद की नज़रें मोबाइल स्क्रीन पर झुकी थी, जहाँ कश्माला का प्राइवेट इंस्टाग्राम का अकाउंट खुला था। ये वही अकाउंट था जिस पर इन दोनों की लाहौर में बात हुई थी, और इसकी पादाश में वो अपने आधे जेब खर्च से गया था। उसने फॉलो का बटन दबाया। रिक्वेस्ट रवाना होगी। बीरबल ने मुस्कुराकर मोबाइल जेब में डाला। जदा में वाक़ अपार्टमेंट में इस वक्त खामोशी शाम का वक्त था और ज़ियाद घर पे नहीं था। दोनों के दरमियान इसके बाद कोई बात नहीं हुई थी। वो इस वक्त लॉन्ग रूम में टीवी के सामने योगा मैट बिछाए बैठी थी। आलती पालती किए दोनों बाजू आसमान की तरफ बुलंद किए वो दाएं गाल को वो दाएं पहलू पर झुका रही थी। नतीजतन दोनों बाजू भी इसी समत में झुक रहे थे। चेहरा पसीने से तर था और ऐसी ही बूंदें मैट के किनारे रखे पानी की बोतल पर जमी थी। तख्तन वो सीधी हुई, गहरी सांस खींची और साथ रखा मोबाइल उठाया। स्क्रीन देखकर उसके अब्रू ताज्जुब से कटे। बीरबल फिर ने इसे फॉलो रिक्वेस्ट भेजी थी। उसका अंगूठा खुद ब खुद मुस्तरद करने के बटन की तरफ बढ़ गया, लेकिन वो फिर रुक गई। चैनल में लपकाटते सोचती रही, फिर कबूल का बटन दबाया और साथ ही फॉलो बैक पर क्लिक किया। मोबाइल वापस रखा और हल्के से कंधे उचका दिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। गहरी नींद में थी जब एक धुन कानों में टकराई। उसका जहन बेदार होने में चंद लम्हे लगे। फिर वो एकदम तेज़ी से उठ बैठी। दाएं बाएं देखा। डिजिटल क्लॉक साइड टेबल पर रखा था। इस पर मोटे मोड से अद अदद जगमगा रहे थे। 3:09 AM, 3:09।
उसने अजनबी से वक्त देखा। वो आवाज़ अब दम तोड़ गई थी, लेकिन वो ख्वाब नहीं थी, वो ख्वाब से जगाने वाली थी। वो वहीं बैठे बैठे चंद लम्हे गहरे सांस लेती रही। अब हर तरफ खामोशी थी। ज़ियाद करवट लिए बेखबर सो रहा था। शायद पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग सो रही थी। अभी फजर होने में 2 सवा 2 घंटे रहते थे, लेकिन अब उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसने निगाह उठा के ड्रेसिंग रूम की अलमारी को देखा, जिसके अंदर वो लॉकर नस्ब था। इस लॉकर में अनगिनत कहानियाँ दफन थी, जिनको वो पढ़ नहीं पा रही थी। क्या करे, कहाँ जाए? वो वापस लेटी हुई ज़ियाद की जानब से करवट पड़ लेती। वो नाराज़ नहीं थी, वो उलझन में थी। आदतन मोबाइल उठाए और नोटिफिकेशन देखने लगी। बीरबल फरीद ने उसकी रिक्वेस्ट कबूल कर ली थी। उसने बीरबल की प्रोफाइल खोली। एक प्राइवेट अकाउंट था, फ्रेंड्स और फैमिली तक महदूद। वहाँ इसकी तस्वीर थी। कहीं वो किसी दूसरे मुल्क का सफ़र कर रहा, कहीं वो अपनी बेकरी में कोई नया केक बना रहा था, कहीं वो किसी ब्रांडेड स्टोर पर शॉपिंग कर रहा है। एक एक तस्वीर से उसकी इमारत का अंदाज़ा होता था। वो बिना मुतासिर हुए तस्वीर नीचे करने लगी। चंद एक तस्वीर में उसे माहिर की झलक नजर आई, लेकिन माला ने इनको नहीं खोला। उसे दिलचस्पी नहीं थी। उसका अंगूठा नीचे का सफ़र करता गया, यहाँ तक कि वो खुद ब खुद ठहर गया। वो एक चंद बरस पुरानी वीडियो थी, किसी लकड़ी के घर का छोटा सा किचन। बीरबल एक डिश में ताज़ा बेक की हुई ब्राउनीज उठाए खड़ा था। साथ ही वो कुछ कह रहा था, लेकिन इसके फ़ोन की आवाज़ बंद थी। वो इसकी आवाज़ नहीं सुन सकती थी। इसको देख के हमेशा ये लगता था कि वो इस शख्स से पहले मिल चुकी है। कहाँ, उसे याद ना था। कब मैं किचन काउंटर पर एक म्यूज़िक बॉक्स रखा था, जिसके साथ एक लड़की खड़ी थी। वो उसके घुंघराले बाल कमर से नीचे तक गिरे थे और वो कोहनियाँ काउंटर पर जमाए एक हाथ से मुस्कुराते हुए म्यूज़िक बॉक्स की चाबी घुमा रही थी। वो इसको पहचानती थी। माहिर ने इसी लड़की की तस्वीर दिखाई थी। हलाल म्यूजिक बॉक्स में बना टावर गोल गोल घूमने लगा। आवाज़ हनूसपन थी। इसी पर लड़की ने निगाहें उठाई, कैमरे में देखा। ऐसे लगा वो इसे देख रही है। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनीखेज लहर लगी। फिर उसने मुड़ी हुई पलकें झुका ली। कैमरा वापस बीरबल पर चल गया, जो खफकी से कुछ कह रहा था। इसी पर वो चौंकी। वो आज के बीरबल से मुख्तलिफ था। उसके बाल लंबे थे, जिनको पोनी में बांध रखा था। उसका लिबास ज़्यादा लापरवाह था। कान की बाली, गर्दन की चेन, एक चमाके की सूरत में से कुछ याद है। ये वही था जो ओशन रेस्टोरेंट में आया था, इस सफ़ेद बालों वाले बूढ़े के साथ। वो बेकरी बनाने का कह रहा था। उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। ये वही था। उसकी उंगलियां तेज़ी से टाइप करने लगीं। मुझे अपना नंबर भेजें, मुझे आपसे बात करनी है। मैसेज भेज कर बैक किया तो वही वीडियो दोबारा खुल गई। अब इस मंजर में आतिशदान के साथ विंग चेयर पर नीमदराज माहिर दिखाई दे रहा था। वो एक किताब पढ़ा था। माला ने इंस्टाग्राम बंद किया। उसे इनकी वीडियो देखने में कोई दिलचस्पी ना थी।